चलो प्रीवियस क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ये फाइंड कर लिया था। आज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to completely specify the position and configuration of the dynamical system। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कि कोई एक पार्टिकल को या सिंपली हमने एक सिस्टम को कंसिडर किया जिसमें एक पार्टिकल और वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कन्फाइंड है। जब उसके पोजीशन को हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हम किसी कोऑर्डिनेट में या सिंपली किसी एक्सिस पर उसके पोजीशन को जानना चाहें तो वो पोजीशन वो कोऑर्डिनेट डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपली हमारा यह कहना है कि जैसे एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग कन्फाइंड कर दिया, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब इसके पोजीशन को हम लोकेट कर रहे हैं। सपोज रेफरेंस पॉइंट हमारा यहां है, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इसका पोजीशन एट एनी इंस्टेंट यदि हम मेजर कर रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर ले रहे हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा क्योंकि इसके मोशन को, इसके पोजीशन को एक ही कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से एज्यूम कर लें कि एक पार्टिकल कन्फाइंड है। मान लो एक सिस्टम को हमने कंसिडर किया और कहा कि एक पार्टिकल कन्फाइंड है प्लेन में। तो प्लेन का मतलब हो गया एक्स और वाई या वाई जेड या जेड एक्स। तो वही कहता है कि इट्स पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज नोन बाय नोइंग द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यदि हम इसी पार्टिकल को यहां पर प्लेन में किसी पॉइंट पर कंसिडर कर लें तो ऑब्वियसली इसके पोजीशन को हम लिखेंगे एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये पोजीशन इसका वाई कहलाएगा और यहां से यहां तक का पोजीशन एक्स कहलाएगा। इसके मतलब इसके कोऑर्डिनेट को सपोज हम 2 3 लिखे तो 2 इसका एक्स डायरेक्शन में पोजीशन हो गया, 3 इसका वाई डायरेक्शन में। इसलिए यहां पर इसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। इसी तरह से किसी पार्टिकल को हमने कन्फाइन कर लिया स्पेस में तो उसका पोजीशन यदि हम मेजर करते हैं या पोजीशन देखते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में होगा। इसलिए उसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। ऑब्वियसली मान लो कि हमने एक सपोज क्यूब में ही कहीं पर पोजीशन देख लिया, एक एग्जाम्पल लिया जो 3 डायमेंशनल है, जो कि स्पेस की बात हो रही है। तो यहां पर कहीं भी पार्टिकल को हम कन्फाइन कर लें तो इसका पोजीशन जब भी लिखेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। इसलिए इसका 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इसके पोजीशन को बता रहा है एट एनी स्टैंड। वो पोजीशन हमारा, वो कॉन्फ़िगरेशन इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनली जनरल एक्सप्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो आता है, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एन यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, उस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, और के कहता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में क्या इंडिपेंडेंट रिलेशन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना है, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, F इज इक्वल टू 3n माइनस के। n हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम और k हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इसी के बेसिस पे हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो यहां पर एक टेबल हमने बनाया। अब उस टेबल के अकॉर्डिंग
हम सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फाइंड करते हैं। F इज इक्वल टू 3n माइनस के। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे एक टेबल हमने बना दिया। अब इस टेबल में देखो यहां पर क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस, जैसे मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक में दो ले लिया, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। एग्जाम्पल्स लिख दिया, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख दिए, और के नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने ये निकाला। अब ये टेबल जो हमने आपको बना करके दिया, अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो यहां पर एज फॉर एग्जाम्पल इसी को रिपीट किया टेबल को, जैसे मोनोएटॉमिक गैस के लिए आ जाए। अब मोनोएटॉमिक एटॉमिसिटी 1, लाइक हेलियन, नियॉन, आर्गन, ये एटॉमिसिटी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इसका हम पोजीशन किसी एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, तो ये एक्स के अलोंग है सपोज, तो सिर्फ इसका पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये पार्टिकल कन्फाइंड हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर 1 हो गए। इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट रिलेशन 0। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3n माइनस के, तो 3n का मतलब 1 हो गया, k 0, इट बिकम्स 3, इसलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके 3 हो गए। ठीक, अब इसी तरह से डायटॉमिक आ जाए, तो ऑब्वियसली H2 लिखते हैं, तो 2 एटॉमिसिटी हो गए। इसका मतलब ये पार्टिकल यदि कन्फाइंड होगा तो किसी एक्सिस के अलोंग होगा, तो ये HH मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियसली इसके 2 यहां पर पोजीशन है। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर 2 हो गए। अब इनके बीच यदि ये फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकेंड पार्टिकल, मतलब इसी के फर्स्ट और सेकेंड है, तो इसका एक इंडिपेंडेंट रिलेशन यहां पर आएगा, जहां पर इसका होल मास कंसंट्रेट होगा। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 2 है, लेकिन इंडिपेंडेंट रिलेशन क्या आ गया, 1 आ गया, तो k का वैल्यू 1 आ गया। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता 3n माइनस के, 3n का मतलब 2 हो गया, इंडिपेंडेंट रिलेशन 1, तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। इसलिए डायटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वैल्यू यहां पर 5 आ गया। बोलो क्लियर। अब आ जाओ ट्राइटॉमिक में लीनियर। अब ट्राइटॉमिक में लीनियर, ट्राइटॉमिक है लीनियर, तो 3 पार्टिकल होंगे ट्राइटॉमिक के लिए, ये देखो लीनियर। अब यहां पर नंबर हो गए पार्टिकल्स के 3। अब इनका इंडिपेंडेंट रिलेशन, तो ये फर्स्ट और सेकेंड पार्टिकल का इंडिपेंडेंट रिलेशन यहां पर 1 सेकेंड और थर्ड पार्टिकल का इंडिपेंडेंट रिलेशन यहां पर 2 तो k का वैल्यू इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने आ गए 2, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए 3n माइनस के, तो 3n की जगह पर 3, k की जगह पर 2, तो ये कितने आ गए 9 माइनस 2 7। इसलिए ट्राइटॉमिक में जब लीनियर होगा तो इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएंगे। क्लियर। अब आ जाओ ट्राइटॉमिक में नॉन लीनियर। ट्राइटॉमिक में नॉन लीनियर, अब नॉन लीनियर मान लो ट्राइटॉमिक में ये नॉन लीनियर है, ये पोजीशन, एक एग्जांपल ले लिए, तो यहां पर एक पार्टिकल हो गए 1, दूसरे पार्टिकल 2, तीसरे पार्टिकल, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 हो गए। अब इन दोनों का होल मास यहां पर कंसंट्रेट कर रहा है, इन दोनों का होल मास यहां कंसंट्रेट हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन निकाल रहे, तो इसका मतलब यहां पर 3, 1 हो गया, 2 3, इसका मतलब इंडिपेंडेंट रिलेशन 3, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3n माइनस के, 3n की जगह पर 3 हो गया, k की जगह पर 3 हो गया, 9 माइनस 3 इट बिकम 6, इसलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके 6 हो जाएंगे।
क्लियर? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग करते हैं। अब यहां पर देखो, नेक्स्ट पार्ट है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है इसके लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी सिस्टम जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो कहता है टोटल एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के करॉस्पॉन्डिंग, तो हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी जो एसोसिएटेड होता है हाफ के बी टी, हाफ के बी टी। यदि एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है किसी भी सिस्टम का तो उसके लिए जो एनर्जी होगा हाफ के बी टी, क्योंकि रीजन है कि हम लोगों ने एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो निकाला था 3/2 kBT प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे हमने निकाला था, तो कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT है। इसका मतलब वहां पे हम लोगों ने गैस मॉलिक्यूल का जो मोशन था XYZ तीनों में कंसिडर किया था, तो वहां 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे, इसलिए हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करॉस्पॉन्डिंग हाफ kBT होता है। तो कहता है कि फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kBT होगा। इसका मतलब यदि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है तो हाफ kBT, 2 है तो इसी के करॉस्पॉन्डिंग 3 है, तो इसका मतलब हर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kBT। तो वही कहता है कि एट एनी गिवन टेम्परेचर T ऑल आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स नो मैटर व्हाट देयर मास हैव द सेम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो कहता है कि जब आप इस कंडीशन में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा तो यहां पर हर के लिए एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ kBT होगा। फिर कहता है कि एट सेम टेम्परेचर गैसेस विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जैसे मान लो हीलियम है, हाइड्रोजन है, उसके डिफरेंट एवरेज एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी जब भी हम लोग लिखेंगे उसके करॉस्पॉन्डिंग F/2 kBT। F हो गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यदि 3 है तो F की जगह पर 3 डाल देंगे, 1 है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो F की जगह पर 1 होगा। F का मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक, अब इसी के बेसिस पर हम लोग स्पेसिफिक हीट फाइंड करेंगे। ठीक, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको रखना है F/2 kBT के फॉर्म में। अब यहां पर जैसे हम स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं गैस का, ठीक, तो CV ऑलरेडी हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटरनल एनर्जी को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में लिखा जाता है F/2 μRT। म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला याद रखना F/2 μRT। ठीक, अब हम लोग Cp का वैल्यू निकालेंगे अब यहां पर, और Cv का वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला यहां पर हमारे लिए आ गया, देख लो ध्यान से। U हम लोग इंटरनल एनर्जी लिखेंगे F/2 μRT। ठीक, हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या पढ़ रखा फॉर्मूला 1/μ du/dt, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक, अब देखो यहां पर 1/μ d/dt, u का वैल्यू पुट कर दो F/2 μRT, म्यू और म्यू कैंसिल हो जाएगा। अब ये T वेरिएबल है तो क्या बन जाएगा FR सिंपल /2, 2 यहां पर है तो FR/2 आ जाएगा, dt/dt 1। अब Cp माइनस CV इज इक्वल टू R पढ़ रखा। ठीक, तो Cp माइनस CV की जगह पर F/2R is equal to R. Then Cp is equal to R plus F/2R. अब यहां पर ये 1 प्लस F/2R, ये फॉर्मूला हो गया Cp का। वही यहां पर हमने लिखा है Cp का वैल्यू 1 प्लस F/2R।
चलो ठीक है यहां तक। तो सीवी का वैल्यू भी याद रखना और सीपी का वैल्यू भी रखना। अब हम लोग इसके बेसिस पर गामा जो है, जो रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट है, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, तो गामा का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ये देखो गामा क्या आ गया, सीपी बाई सीवी। तो गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी। अभी हम लोगों ने सीपी का वैल्यू क्या निकला था, एफ बाई 1 + F/2R, और सीवी हम लोगों ने क्या लिखा है, सीवी का वैल्यू देखो क्या है, F/2R। यही था, आर आर कैंसिल हो गया। चलो तो ये आ गया 1 + F/2 डिवाइड बाई F/2। तो ये बन जाएगा 2 + F डिवाइड बाई 2 F/2। 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये 2 + F/F, यही बचा। इसका मतलब क्या आ गया, 2 में F से डिवाइड और F/F, इसलिए गामा का वैल्यू याद रखना है 1 + 2/F। हो गया। अब जितने भी आपने फाइंड किया, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, सबके लिए जस्ट ए मिनट निकाल के देखो तो मोनोटॉमिक का कितना आता है। एटॉमिक मोटर एटॉमिक गैस के लिए कितना आ रहा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हाँ, हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए कितना फाइंड किया था, देखो मोनोटॉमिक के लिए 3 आया था, तो F का वैल्यू 3 हो गया। तो गामा का वैल्यू क्या आया था हम लोगों का, 1 + 2/F। वैल्यू डाल देंगे तो 1 + 2/3, देखो कितना आ गया, 5/3। 5/3 को डेसिमल में 1.6, देखो यहां पर आ गया हमारा वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए 1.6। इसी तरह से डायटॉमिक का बताओ, डायटॉमिक के लिए क्या निकाला था हम लोगों ने, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5। तो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/5। 1 + 2/5 हो गया, 8 मिक्स 7/5, कितना आ जाएगा 1.4। ठीक, इसी तरह से ट्राइटॉमिक का भी निकाल करके देखो। हाँ, दो केस का आ जाएगा, लीनियर और नॉन लीनियर। तो ट्राइटॉमिक के लिए पहला लीनियर, कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 7 है। तो गामा हो गया 1 + 2/7, तो कितने आ गए 9/7। और दूसरा क्या था, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 आया है। तो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/6, 8/6। आ गया समझ में, क्लियर 100%।
चलो ये पार्ट हो गया। अब लास्ट टॉपिक हमारा है मीन फ्री पाथ। बस इसका मैथमेटिकल पार्ट जानना है और थोड़ा ग्राफिकल रिलेशन। मीन फ्री पाथ कहता है कि मॉलिक्यूल्स गैस का जो होता है वो लार्ज स्पीड होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो गैस जब सिलेंडर से लीक करता है तो उस कंडीशन में डिफ्यूजन कहते हैं हम लोग। ठीक, अब डिफ्यूज कर रहा है तो जो जैसे हम लोग कहते हैं ना, यहां पर एक एग्जांपल सिंपली कि जैसे मॉलिक्यूल्स जो गैस के होते हैं उसका फाइनाइट साइज होता है और ये कोलाइड करता है, और कोलिजन जो होता है वो इलास्टिक होता है जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। कहने का मतलब एनर्जी कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। ठीक, अब इसका मतलब ये कि स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करता है, रैंडमली मूव करता है, जिगजैग पाथ को फॉलो करता है। तो इसी के लिए हम लोग एक एवरेज डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। उस एवरेज डिस्टेंस को ही मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो कहता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ क्या है कि सिंपली जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल गैस मॉलिक्यूल, जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये मीन फ्री पाथ का एक जनरल एक्सप्रेशन या जनरल फॉर्मूला है। अब यहां पर मान लो कि डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है d1 d2 d3, एक एग्जाम्पल, तो सबका हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो मीन डिस्टेंस ट्रैवल बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को मीन फ्री पाथ, और मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला या मीन फ्री पाथ का सिंबल लेमडा, तो लेमडा से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर एक एग्जाम्पल दिखा है कि जैसे एक वेसल है, इस वेसल में गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। अब ये इसका जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसका रेडियस d है। अब ये गैस मॉलिक्यूल जो रेड कलर से है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ, ये दोनों मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल रेस्ट में, ये भी मॉलिक्यूल रेस्ट में, ये मॉलिक्यूल इसके साथ जाके कोलाइड किया। तो जब कोलाइड किया तो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इनटू टाइम, तो L इज इक्वल टू VT कहलाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा d है। तो इस कंडीशन में जो वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं, एरिया क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर पाई डी स्क्वायर। तो जो वॉल्यूम लिखेंगे वो एरिया इंटू डिस्टेंस लिखेंगे, तो एरिया बन गया पाई डी स्क्वायर, और डिस्टेंस L की जगह पर क्या बन गया? L, और L कितना है? V इंटू टी। It becomes pi d square V into T। क्या बना? वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर L मीन्स पाई डी स्क्वायर V into T। ठीक है यहां तक? अब यहां पर हम लोग जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कहता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब यहां पर नंबर n से रिप्रेजेंट किया और वॉल्यूम कितना निकाला अभी जस्ट? पाई डी स्क्वायर वी इंटू टी। एन हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वीटी डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया, तो पाई डी स्क्वायर वीटी वॉल्यूम ऑफ इंटरैक्शन। अब यहां पर यदि सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इज इक्वल टू आ जाएगा। इसका इफेक्टिव वैल्यू जब लेंगे तो √2n पाई डी स्क्वायर वी इंटू टी, √2 टाइम्स, क्योंकि आरएमएस है इसलिए रूट भी स्क्वायर आता है तो √2 टाइम्स
आरएमएस वैल्यू जब भी निकालेंगे तो √2 टाइम्स ही आएगा, ठीक है। अब सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स जब रैंडम मोशन में, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स का वैल्यू कितना आ गया, नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या बताया अभी, √2n पाई d स्क्वायर v इंटू टी। ठीक, अब मीन फ्री पाथ हमने क्या कहा, एवरेज डिस्टेंस। तो एवरेज डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड vt डिवाइडेड बाय क्या लिखा, नंबर ऑफ कोलिजन्स। यही फॉर्मूला था ना, लेमडा का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, v इंटू टी। यहां पर देखो डिस्टेंस ट्रैवल v इंटू टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स √2n पाई d स्क्वायर v इंटू टी। वी टी कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2n पाई d स्क्वायर, 1 बाई √2n पाई d स्क्वायर। ठीक, यही आ गया रिजल्ट। तो ये मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहां पर कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर कि मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है, तो यहां पर डिपेंड कर रहा मास पे, डेंसिटी पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पे, इन सब पैरामीटर पर डिपेंड करता है। फार्मूला लेमडा का वैल्यू आ गया 1 बाई √2n पाई d स्क्वायर। ठीक, अब इसी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को m से, इस फॉर्म में आ गया। ठीक, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक, तो यहां पर n इंटू एम जो हो जाएगा वो m बाई मास पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डेंसिटी, रो के फॉर्म में। ठीक, तो इसका मतलब यहां पर एनालिसिस क्या आ गया कि मीन फ्री पाथ डायरेक्टली रिलेटेड टू मास और इनवर्सली रिलेटेड टू डेंसिटी। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो एग्जाम्पल, लेमडा और m के बीच क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है दोनों के बीच, मास के डायरेक्टली या इनवर्सली, इन डायरेक्टली है, इसलिए ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, उसके बाद डेंसिटी से इनवर्सली रिलेटेड है, तो ग्राफ कैसा आ गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, इनवर्सली रिलेटेड, तो मीन फ्री पाथ डिपेंड नहीं करता प्रेशर और टेम्परेचर पर। ठीक, इसलिए यहां पर जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट ए मिनट, वो एक्चुअली इरेज हो, कोई बात नहीं, टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड हो गया। ठीक, तो कांस्टेंट प्रेशर पे मीन फ्री पाथ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक, प्रेशर के क्या है, इनवर्स रिलेटेड। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, किस किस पैरामीटर पर डिपेंड किया। हो गया, चलो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इस तरह से ये टॉपिक, ये पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेव स्टार्ट करेंगे, वेव और ऑसिलेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।